किन्होंने कहा कि क्रिकेटर्स को अपनी टीम में ना भरकर मॉडल्स को भरिए और उन्हीं के साथ उन्हीं को कहिए कि वो बैटिंग और बॉलिंग करें। वो बॉलिंग भी करेंगे और बैटिंग बॉलिंग भी करेंगे। ऐसा किन्होंने कहा, इसलिए कहा वो आपको जरूर बताएंगे। आईसीसी को किसी ने बहुत बड़ा धोखा दे दिया है। जी हाँ, बहुत तगड़ा स्कैम का शिकार आईसीसी हुआ है। ये आखिर न्यूज़ क्या है और कौन से वो प्लेयर है जिन्होंने कहा कि मैं भी ह्यूमन हूँ, रोबोट नहीं हूँ। और इसके साथ साथ ही अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो विराट कोहली से, जी हाँ, विराट कोहली को तीसरा ओडीआई स्किप करने की सलाह दी गई है। और वो क्यों दी गई और किन्होंने दी है वही बताएंगे। और साथ साथ में यहाँ बात करेंगे नेपाल के जो बॉलर हैं संदीप लामिछाने, उनके बारे में भी। खैर आज की टॉक्स में सबसे पहले शुरुआत करते हैं। ये जो मॉडलिंग वाला जो ये स्टेटमेंट है, सबसे पहले तो आप बताइए किस्सा क्या है, शुरू से समझाइए जरा जल्दी में, आखिरी बात क्या है। नहीं, जरूर देखिए, पहले तो ये बता दें कि ये जी हाँ, सुनील गावस्कर सर से ये आया है, ये बयान जो उन्होंने दिया है। और ये दिया है सरफराज खान को दिमाग में रखकर, जो कि ढेरों रन कर रहे हैं रणजी में और फर्स्ट क्लास में खूब रन बटोर रहे हैं, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है टीम में। तो इसको निशाना साधते हुए गावस्कर सर ने ये कहा है कि अगर आपको टीम में चाहिए क्या, आपको मॉडल्स चाहिए या ट्रिम स्लिम वाले लड़के चाहिए क्या टीम में, या क्रिकेटर चाहिए, आखिर चाहिए क्या आपको जो आपको रन्स बना के दे, या एकदम फिट फाट बॉडी पैक्स वैक्स वाले ये सब लड़के चाहिए तो फैशन शो में जाइए। अगर आपको बॉडी बिल्डर ये सब पैक्स वैक्स वाले चाहिए तो फैशन शो में जाइए, जो वहाँ मॉडल्स होंगे उनके हाथ में बल्ला दे दीजिए और उनसे बैटिंग करवाइए, बल्लेबाजी करवाइए, उनसे क्रिकेट खिलवाइए। यहाँ इतने रन बना रहे हैं और इनको कोई सिलेक्शन का लेना देना है ही। बिल्कुल, तो विस्तार सेक्टर से उन्होंने ये चीज़ कही है। और सरफराज ने लगातार रन कर रहे थे रणजी और डोमेस्टिक पे अपने, तो उसके बाद कहीं ना कहीं उन्होंने एक अपनी तरफ से ट्वीट में कहा कि मैं ढेरों रन कर रहा हूँ लेकिन मुझे फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा, पता नहीं आखिर क्या वजह है कि मुझे सेलेक्ट क्यों नहीं किया जा रहा, क्यों आखिर ऐसा किया जा रहा है। मैं भी ह्यूमन हूँ, मुझे भी तकलीफ होती है, मैं कोई रोबोट नहीं हूँ। तो इसके कॉन्टेक्स्ट में, इसके रिप्लाई में जो मुंबई के सेलेक्टर हैं बात, बिल्कुल जी हाँ, तो उन्होंने कहीं ना कहीं इसमें सरफराज को कहीं ना कहीं यहाँ पर रिप्लाई दिया कि आपको इस तरह से चीजें नहीं कहनी चाहिए, ओपनली चीजें कही कि आपको इस तरह से चीजें नहीं कहनी चाहिए। कि आपको पता है कि आपके जो टीम के कोच हैं उनके 11-12 मिस्टर मजूमदार जो है उनके 11-12 हज़ार फर्स्ट क्लास रन है, लेकिन वो कभी इंडिया के लिए नहीं खेले। तो हमें देखना पड़ता है कि हम कहाँ पर किसको फिट बैठे। अब इतने सारे प्लेयरों में हर किसी को तो टीम में नहीं रखा जाएगा, हमें आखिर 11 ही एट द एंड खिलाने होते हैं, तो इतना आसान नहीं होता। बस एक छोटा सा मैं आंसर यहाँ कहूँगा, अगर मैंने एक प्लेयर का नाम यहाँ बता दिया, अभी एक प्लेयर टीम में है ऐसा, मिस्टर मिलिंद रेगे सर, अभी एक टीम में ऐसा प्लेयर है जिसके 2-3 साल से अंडर 20 का एवरेज चल रहा है, अंडर 20 का एवरेज चल रहा है। 3 साल हो गए मिस्टर मिलिंद सर, लेकिन आपको लगता है आपको लगता नहीं है कि उस पर्सन का नाम लेना चाहिए, आपको डर है शायद। खैर छोड़िए। बिल्कुल, तो खैर ऐसे तो बहुत प्लेयर हैं जो टीम में बिल्कुल रहने लायक नहीं है। और सही कहा आपने, मैं समझ गया वो प्लेयर कौन से है। खैर यहाँ पर और सुनील गावस्कर के लिए भी कहना चाहूँगा, आपने बीसीसीआई सेलेक्टर्स को बहुत आसानी से स्लैम कर दिया। चलिए अच्छी बात है, आपने स्लैम किया वगैरह किया। कभी बीसीसीआई जो प्रेसिडेंट वगैरह की पोस्ट पे बैठे रहते हैं उनसे भी बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, कभी उनके खिलाफ भी कुछ बोलिए कि जहाँ पर गलत होता हुआ नजर आए वहाँ भी कुछ बोलिए तो समझ में आए कि हाँ सच में रीढ़ की हड्डी आप में जिंदा है। क्योंकि वो ऑप्शनल होकर ये बोलना ये मजा नहीं आता। आप वहाँ पर बोलते हैं जहाँ पे आपको रिप्लाई में डर ना हो कि अरे यहाँ से मेरे को कोई डर नहीं है, चलो मैं बोल देता हूँ। सिलेक्शन कमेटी के पास अब कितनी पावर बची है, ये आपको पता है कि 25% वो सेलेक्ट करते हैं, 25% कप्तान का होता है, बाकी 50% कहीं और से आता है, वो फिर मिलाकर बनती है प्लेइंग 11 या फिर जो पूरी स्क्वाड है टीम की। तो अब बच्चे तो है नहीं कि समझ में नहीं आ रहा। खैर अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। नेपाल की जो बात करें स्पिनर जी हाँ, संदीप लामिछाने की अगर मैं बात करूं तो आज फाइनली वो प्रैक्टिस करते हुए दिखाई दिए। जी हाँ, फाइनली ग्राउंड पर वो आए। बॉडी लैंग्वेज थोड़ा बहुत ऑफ था, जाहिर सी बात है कि इस तरह की सिचुएशन पे ऑफ बॉडी लैंग्वेज होना लाजमी है। बिल्कुल बॉडी लैंग्वेज ऑफ था, लेकिन चलिए ग्राउंड पर आए और फाइनली कहीं ना कहीं वापस से उनके हाथ में बॉल देखा तो अच्छा लगा। अब बाकी देखना हो किस तरह से चीजें शेप अप होती है। एक आध दिन में कोच वगैरह स्क्वाड वगैरह भी धीरे धीरे सामने आएगी। इंट्रा स्क्वाड के मैचेस वगैरह टीम खेल रही है, प्रैक्टिस हो रहा है। बस ये बात और है कि अंडर 19 के प्लेयर्स के साथ इंट्रा स्क्वाड हो रहा है। समझ में नहीं आ रहा कि नेशनल टीम इससे प्रैक्टिस कर रही है या फिर अंडर 19 के प्लेयर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इससे प्रैक्टिस किसकी हो रही है? अंडर 19 की तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो रही होगी इससे, लेकिन सीनियर टीम की क्या प्रैक्टिस हो रही है इंट्रा स्क्वाड से, वो कह रहे अलग बात है। खैर चलिए अब अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा ओडीआई स्किप करने के लिए क्यों कहा जा रहा है विराट से? नहीं देखिए, ये फॉर्मर कोच जी हाँ, और फॉर्मर कोच और कमेंटेटर रवि शास्त्री सर का ये
एक एडवाइस है विराट कोहली को कि उनका कहना है कि विराट कोहली को तीसरा ओडीआई स्किप कर देना चाहिए और क्योंकि उन्हें रणजी में जाकर खेलना चाहिए, ये स्किप कर कर रणजी में खेलना चाहिए, उन्होंने ऐसा कहा है। और थर्ड ओडीआई को स्किप कर दें तो परफॉर्मेंस वहां जाकर खेलें तो बेहतर। बिल्कुल, और उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वो चाहते हैं कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए अगर आप तैयारी करें तो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा और आप थर्ड ओडीआई स्किप कर कर रणजी खेल कर कहीं ना कहीं कर सकते हैं। तो ये रवि शास्त्री ने कहा है विराट कोहली को लेकर। खैर अगली न्यूज़ की तरफ बढ़े। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड जो है एक प्रस्ताव, एक प्रपोजल जो है वो इंग्लैंड क्रिकेटर्स के सामने रखने वाला है। ये प्रपोजल क्या है जरूर समझाएं। नहीं जरूर, देखिए ये है मेंस 100 जो होता है, जी हाँ मेंस जो 100 फॉर्मेट लेके आए हैं, ये पता नहीं कौन सा, तो वो उस फॉर्मेट में इंग्लैंड के प्लेयर्स जो है वो ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते। इंग्लैंड के प्लेयर्स या तो किसी सीरीज़ वगैरह में होते हैं या कहीं होते हैं, एसेस वगैरह में भी जी हाँ होते हैं उस वक्त, तो उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स यानी कि एक्स्ट्रा पे इंग्लैंड प्लेयरों को यहाँ करने के लिए सोच रहा है ईसीबी। जी हाँ, इसका ऐलान हो चुका है, सोच नहीं रहा, कर चुके हैं ऑलरेडी ऐलान कि एक्स्ट्रा पे हम यहाँ करेंगे अदर और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से अलग। जी हाँ बिल्कुल अलग एक्स्ट्रा पे यहाँ ईसीबी करेगा ताकि वो रोक के रख सके प्लेयर उस टाइम थोड़ा सा जाए। बिल्कुल, चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर ईसीबी से चलते हैं आईसीसी की तरफ। आईसीसी के साथ एक बहुत बड़ा स्कैम हो गया है। जी हाँ, आईसीसी को किन्होंने आप कह सकते हैं, अगर आप टिपिकल हिंदी देसी लैंग्वेज में कहें तो किन्होंने बहुत तगड़ा चूना लगा दिया पैसों का। तो गलत नहीं होगा, टॉक शो है, बस यही फन वे में आपको सारी न्यूज़ और अपडेट्स हम देने की कोशिश करते हैं। या कि चूना लगाया किसने पहले तो हम ये जरूर बताइए। नहीं जरूर, देखिए ये है एक कोई थे जिन्होंने फेक ईमेल भेजा आईसीसी को और किसका रिप्रेजेंटेटिव बनकर, आईसीसी का रिप्रेजेंटेटिव बनकर। जी हाँ, ये बहुत गंभीर भी है, सीरियस इशू भी हो जाता है। आईसीसी को उन्होंने ईमेल भेजा यूएसए से। जी हाँ, कि मैं आईसीसी का कंसल्टेंट बोल रहा हूँ। बताइए, उन्होंने ईमेल भेजा, एक अच्छा लंबा चौड़ा सा ईमेल करके भेजा कि उन्हें ऐसे ऐसा है उन्हें, और उन्होंने आईसीसी से अपने अकाउंट में मनी ट्रांसफर करा लिया, वो भी 4 करोड़ रुपए। आप बताइए उन्होंने इतनी बड़ी एक कहना होगा कि ये स्कैम जो इतना बड़ा हुआ है यहाँ पर, आईसीसी का इतना ढीला रवैया कि वो किसी को बिना चेक करे, ईमेल बिना चेक करे वो भेज दे रहे हैं, ऐसे ये अजीब लगता है, इतनी बड़ी बॉडी है ये। बिल्कुल, और आईसीसी अब आनंद फानंद में कोशिश कर रहा है कि वो पैसे वापस आ जाए बस, लेकिन कुछ भी कहिए स्कैम तो आप हो गए और ये बहुत बड़ी लापरवाही निकली है। ये 3-4 करोड़ कुछ टीमों के लिए शायद कुछ भी नहीं हो, बहुत छोटी सी रकम हो, लेकिन कुछ टीमों के लिए बहुत बड़ी रकम है ये, उनके लिए बहुत कुछ है ये। तो कहीं ना कहीं ये लापरवाही ध्यान देनी चाहिए आईसीसी को। इस तरह की स्कैम एक बार होगा तो फिर बार बार भी हो सकता है। खैर उसके बाद यानी जो लास्ट न्यूज़ है ये अगर हम बात करें तो ये है 2 बार वर्ल्ड कप विनिंग टीम के लिए, और वो भी उनकी तरफ से ये सब बातें निकल कर आई हैं जो कहीं ना कहीं आप उस टीम के लेजेंड प्लेयरों में से गिने जाते हैं, रेड बॉल। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये जब एक सिलेक्शन अभी कमेटी जो बैठी थी, जी हाँ उन्होंने ये मीटिंग की थी, पूरी वेस्ट इंडीज़ के सब थे वहाँ पे, डायरेक्टर्स वगैरह, कोचेस वगैरह सब मौजूद थे, और मिस्टर मिकी आर्थर सर जो कि एडवाइजरी कमेटी के भी मेंबर हैं उसी में, जी हाँ उसी वेस्ट इंडीज़ के एडवाइजरी कमेटी के मेंबर हैं, ब्रायन लारा सर वो भी वहाँ पर मौजूद थे। तो यहाँ मीटिंग हुई कि वेस्ट इंडीज़ आखिर जो निकला था लगातार 2 वर्ल्ड कपों से, आखिर इसका वजह क्या है, इसके रीजंस क्या है, क्या क्या है। तो उन्होंने इसका बहुत बड़ा वजह बताया है कि जो प्लेयर्स हैं वो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिस्ट हो रहे हैं, यहाँ पर जो देश के मैचेस हैं उन्हें सेकेंडरी कर रहे हैं और जो प्रायोरिटी है वो लीग्स को दे रहे हैं। बिल्कुल, ये उनका कहना है। पूरा जो बोल्ड है क्यों 2022 में वेस्ट इंडीज़ एग्जिट हुआ पहले राउंड में, तो ये निकल के आया है क्योंकि सेकेंडरी उनका था वेस्ट इंडीज़ को प्रायोरिटी देना, और जो उनकी मोस्टली प्रायोरिटी थी वो है लीग्स को प्रायोरिटी देना। जी हाँ, लीग्स को और अलग अलग जगह में। और 2021 के टी20 वर्ल्ड कप के हमारे वेस्ट इंडीज के मैचेस के सारे एनालिसिस और 2022 टी20 वर्ल्ड कप के वेस्ट इंडीज के हमारे सारे एनालिसिस जो हमने मैच पोस्ट मैच एनालिसिस किए थे वर्ल्ड कप के मैचेस के, आप सबसे रिक्वेस्ट है एक बार जाकर जरूर सुनिए वो एनालिसिस में जो हमने वेस्ट इंडीज के लिए कहा था, और ये रिपोर्ट ब्रायन लारा सर और मिकी आर्थर की तरफ से आया है, आप मैच करा के देख लीजिए, लगभग सेम है। तो यही यहाँ पर हमें कहना था। तो कहीं ना कहीं ये सारे टॉक शो में आए, और कुछ बचा बिल्कुल बिल्कुल ये सब पूरा आज का यही था, बड़े बड़े जो आज इस टॉपिक पे आपको कुछ कहना है 30 सेकंड वेस्ट इंडीज वाले। बिल्कुल नहीं, क्योंकि इससे कुछ फायदा नहीं होगा। ब्रायन लारा सर भी अब क्योंकि लीग्स में आप खुद घुसे हुए हैं तो आप किसे बोलेंगे कि आप ठीक होइए, आप ऐसे होइए, आप ऐसे ही, पहले आप तो खुद बाहर निकलिए लीग से, फिर आप सामने वाले को बोल सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि जब आप थे चरम पे तब ये लीग्स वगैरह थी नहीं,
तो टेस्ट नहीं हो पाया। तो कहीं ना कहीं पहले आपको निकलना अरे होगा। वो सब भी यही होते हैं, जी सब हाँ, नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। आपको निकलना होगा पहले इन सबसे, उसके बाद बात कर सकते हैं। T10 में पूर्व के लेजेंडरी प्लेयर्स T10 जैसे टूर्नामेंट में कोचिंग दे रहे हैं। आप खुद सोचिए, आप खुद भी रात में जब मैच खत्म होने के बाद होटल में जब सोते होंगे, सोचते होंगे यार मैं T10 में क्या कोचिंग दे रहा हूँ, T10 में भला किस तरह की कोचिंग होती है, जबकि मैं लेजेंड टेस्ट क्रिकेट कर रहा हूँ या फिर ओडिया व्हाइट बॉल क्रिकेट का 50 ओवर कर रहा हूँ। तो समझ में नहीं आता। खैर ये भी एक और हिपोक्रेसी वाली बात हो जाती है। आज की टॉक शो में फिलहाल इतना ही। वीडियो को लाइक जरूर करिए अगर आपको हमारा टॉक शो पसंद आ रहा है। प्लीज सपोर्ट बनाए रखिए इस टॉक शो को, लगातार सपोर्ट करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए। अपनी राय, ये जो अभी आज बात निकल कर आई है, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर रखिए। उम्मीद करेंगे कि आपको हमारा ये डेली क्रिकेट टॉक शो जरूर पसंद आ रहा हो।